नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के पेपर नंबर 1 के ऊपर होने वाला है। ठीक है, किसके ऊपर? एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट है आपका, पेपर नंबर 1 क्या पेपर नंबर 2 के ऊपर होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पेपर नंबर 2 है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे जुड़े हैं जिनकी यूनिवर्सिटी में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वो लगातार जो है कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं, बताते रहते हैं, सर ऑब्जेक्टिव टाइप के लाइए, ऑब्जेक्टिव टाइप के लाइए। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का ये जो है एक सीरीज़ है, जिसमें पेपर नंबर 1 पूरा करवा दिया गया था, पेपर नंबर 2 का पहला पार्ट हो गया था और ये पेपर नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पेपर नंबर 2 के बारे में। तो पेपर नंबर 2 का नाम है आदिकालीन एवं मध्यकालीन मुक्तक काव्य। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? आदिकालीन एवं मध्यकालीन मुक्तक काव्य। ये जो है आपके पेपर नंबर 2 का नाम है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो और सब्जेक्ट अगर आपका हिंदी है, तो एक बात ज़रूर मिला लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम आदिकालीन एवं मध्यकालीन मुक्तक काव्य है या नहीं है। अगर पेपर नंबर 2 का नाम नहीं तो कहीं 3 का तो नहीं है, कहीं 4 का, या फिर कहीं पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ये ज़रूर देख लीजिएगा। इससे होगा कुछ नहीं, जब आप पेपर देने जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ पर आप बैठ के मुस्कुराएंगे कि आज तो पेपर जो कोई भी आएगा चीर फाड़ के रख देंगे, क्योंकि सर ने पेपर नंबर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है। लेकिन जब वहाँ पर आप देखेंगे तो एक भी प्रश्न आपको मेरा पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा। फिर आप वहाँ पे एकदम बौखलिया से जाएंगे कि अरे सर क्या कर दिया आपने, आपने तो बताया था कि सारे क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो वहाँ पर सर की बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, वहाँ पर गलती आपकी होगी, क्योंकि सर बार बार बोल रहे थे कि ये पेपर नंबर 2 है और पेपर नंबर 2 का नाम आदिकालीन एवं मध्यकालीन मुक्तक काव्य है। आपने वो मिलाया नहीं था। ठीक है, तो एक बार जरूर मिला लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने है लगभग 7 पार्ट पढ़ लिया था, 7 पेपर 7 पेज हो गया था, 8वें पेज पर हम लोग आने वाले थे। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके आखिरी प्रश्न के बारे में, जो हमने कल आखिरी प्रश्न डिस्कस किया था। उसमें ये पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त कि भ्रमर गीत का स्रोत क्या है, आपको यहाँ पे बताना था। 4 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए रामचरित मानस, ऑप्शन बी श्रीमद् भगवत पुराण, ऑप्शन सी महाभारत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, एनओटी। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों में से एक का जवाब देना था। तो आपका सही जवाब था मेरे प्यारे दोस्त श्रीमद् भगवत पुराण। ये जो है आपका मेरे प्यारे दोस्त सही जवाब था। ये भ्रमर गीत का जो था मेरे प्यारे दोस्त स्रोत था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है कि भ्रमर गीत का उल्लेख भगवत पुराण के किस स्कंद में है। ठीक है, भगवत पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो उसके किस स्कंद में जो है मेरे प्यारे दोस्त भ्रमर गीत की में आपको देखने को मिलेगा। क्या ये 9वें स्कंद में है मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन बी बोल रहा है कि 10वें स्कंद में है, ऑप्शन सी बता रहा है कि 5वें स्कंद में है, ऑप्शन डी बता रहा है 4th स्कंद में है। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा या फिर ऑप्शन दा, कौन सा आपका ऑप्शन सही रहेगा आपको यहाँ पे बताना है। बताते रहिए फटाफट। जी बिल्कुल, तुक्का मारिए, नहीं आ रहा है तो तुक्का मारिए। तुक्का मारने से आपको ये मोटी मोटा अनुमान हो जाएगा कि तुक्का मेरा सही जा रहा है या गलत जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जब डायरेक्ट पेपर में तुक्का मारेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी अनुमान नहीं होगा कि आप सही भी लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं। कम से कम यहाँ पे तो आपको मोटी मोटा अनुमान रहेगा कि कुछ क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा वर्क कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, अगर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है कि 10वें स्कंद में देखने को मिलता है तो सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की भ्रमर गीत का प्रसंग भगवत पुराण के 10वें स्कंद के किन अध्यायों में है। ठीक है, कौन से अध्याय में देखने को मिलता है? क्या ये 46वें व 47वें अध्याय में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या ये 45वें 46वें अध्याय में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी, क्या ये 47वें और 48वें अध्याय में, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, बताना है आपको। जी बिल्कुल, इससे पहला का जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था भ्रमर गीत का उल्लेख भगवत पुराण के किस स्कंद में, तो आपने देखा 10वें स्कंद में है। अब बात करेंगे कि 10वें स्कंद के मेरे प्यारे दोस्त किन अध्यायों में भ्रमर गीत का जो है उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन ए आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है, 46वें व 47वें अध्याय में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का समावेश करने वाले कवि कौन माने जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? क्या सूरदास जी माने जाते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या नंददास जी माने जाते हैं। ऑप्शन सी, क्या कुंभन दास जी माने जाते हैं, या ऑप्शन डी आपके कृष्णदास जी माने जाते हैं। बताइए, ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा या फिर ऑप्शन दा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब, अगर आपके दिमाग में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त सूरदास, तो बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन आ आपका सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि भ्रमर गीतर सार मेरे प्यारे दोस्त के प्रथम
पद का भाव है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त? सबको प्रणाम कहना है, या फिर सबकी राजी खुशी पूछना है, या फिर सभी ग्वाल गोपियों की लाज है, या फिर उपयुक्त ये सभी हैं? बताना है आपको। जो आपका मेरे प्यारे दोस्त भ्रमर गीत का सार है, उसके प्रथम स्कंद में आपको क्या देखने को मिलता है? क्या वो सबको, ऑप्शन ए, क्या वो सबको प्रणाम कहना चाहता है, या ऑप्शन बी, क्या सबकी राजी खुशी पूछता है, या ऑप्शन सी आपका दिया गया है सभी ग्वालों गोपियों की लाज के बारे में बात करता है, या ऑप्शन डी मेरे प्यारे दोस्त ये सभी की बात करता है? जी बिल्कुल, बताइए कौन सा आपका जवाब सही होगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं कि इन सारी चीज़ों की बात करता है तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दो दुखी होन नहीं, दो दुखी होने नहीं पावहीं, पंक्ति में दो शब्द का प्रथम प्रयोग, दो शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि दो दुखी हो न नहीं पावें में जो दो शब्द हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? कि या क्या ये कृष्ण व बलराम के लिए किया गया है, या राधा कृष्ण के लिए किया गया है, ऑप्शन सी यशोदा नंद के लिए किया गया है, या ऑप्शन डी सफ़ेद व काली गायों के लिए किया गया है? आपको यहाँ पर बताना है कि जो दो शब्द है, यहाँ पे बोला गया है कि दो दुखी होने नहीं पावे, मतलब जो दो है वो दुखी ना होने पाए। इसमें जो दो शब्द का उल्लेख किया गया है, प्रयोग किया गया है, वह किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए कृष्ण व बलराम के लिए किया गया है, ऑप्शन बी राधा व कृष्ण के लिए किया गया है, ऑप्शन सी यशोदा व नंद के लिए किया गया है, ऑप्शन डी सफ़ेद व काली गायों के लिए किया गया है? बताइए किसके लिए किया गया है? जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, द आ रहा है कि सफ़ेद व काली गायों के लिए किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछा गया है कि भेंटत हृदय जुड़ाए, भेंटत हृदय जुड़ाए में मेरे प्यारे दोस्त जुड़ाए शब्द का क्या अर्थ है? क्या प्रसन्न होना होता है, ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन बी जड़ होना होता है, ऑप्शन सी क्या जुड़ जाना होता है, या ऑप्शन डी आपको यहाँ पे टूट जाना होता है? अगर आप पूर्वांचल साइड से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, अवध साइड से आप बिलोंग करते होंगे, तो आपको जुड़ाई का अर्थ पता होगा। जिसे कहते नहीं खबवा जुड़ाई जे, खाए लो भैया नहीं खबवा जुड़ाई जे, चाहवा जुड़ाई जे, पी लो। तो उस प्रकार से अगर देखें तो जी बिल्कुल, हाँ जुड़ाई जाए वो अलग होता है, खबवा जुड़ाई जे पनिया, वहाँ पे ठंड होने की बात किया जाता है। और यहाँ पे जुड़ाने का अर्थ मेरे प्यारे दोस्त आपका लिया जाएगा किससे? तो बिल्कुल सही जवाब है प्रसन्न होने से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? प्रसन्न होने से लिया जाएगा। कहा नहीं कि तुझसे मिलन जियरा जुड़ाएगा वह हमार। ठीक है, ये हम लोगों के तरफ की भाषा है कि तुम्हें देखी तो जियरा हमार जुड़ाई जात है भैया, ऐसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भ्रमर गीत में सूर ने किसका पक्ष लिया है? किसने किसका पक्ष लिया है? क्या उन्होंने सगुण भक्ति का पक्ष लिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया गया है निर्गुण भक्ति का पक्ष लिया है, ऑप्शन सी उद्भव का, ऑप्शन डी ब्रजवासी का? बताइए किसका पक्ष जो है सूर ने लिया है भ्रमर गीत में? आपको यहाँ पे बताना है। चलिए बताते रहिए जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, कौन सा जवाब सही होगा आपका? हाँ बिल्कुल, तुक्का मारते रहिए। सगुण भक्ति का जो है मेरे प्यारे दोस्त पक्ष उन्होंने लिया है भ्रमर गीत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। हाँ, अगला प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ? बताना है आपको, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया है 25 जुलाई 1994 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 9 जनवरी 1931 में हुआ था। ऑप्शन सी दिया गया है 3 अगस्त 1935 में हुआ था। ऑप्शन डी दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त 8 सितंबर 1945 में हुआ था। आपको यहाँ पे बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के जन्म के बारे में पूछ रहा है कि इनकी डेट क्या थी। वही जब 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 इन्होंने जन्म लिया, पृथ्वी पर पहली बार अपना कदम रखा आप कह सकते हैं, या पृथ्वी पर आए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सी डेट थी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। जी बिल्कुल, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 25 जुलाई 1894, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि हिंदी काव्य धारा में प्रेयो प्रवाह, क्या मेरे प्यारे दोस्त प्रेयो प्रवाह
1952 पुस्तक के लेखक हैं। प्रेयो प्रवाह 1952 में जो प्रकाशित हुई थी पुस्तक मेरे प्यारे दोस्त, इसके लेखक कौन हैं? क्या इसके लेखक मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर नामवर सिंह है, या ऑप्शन बी दिया गया है आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी हैं, ऑप्शन सी दिया गया है डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी हैं, ऑप्शन डी दिया गया है नागेंद्र जी हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है जी। बिल्कुल, यहाँ पे तुक्का लगाना बहुत आसान है, क्योंकि अभी ऊपर किसकी बात की जा रही थी? किसके जन्म के बारे में अभी आपने पिछले प्रश्न में चर्चा किया था? जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने जो है इस पुस्तक का के लेखक थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी की मृत्यु कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्त? क्या उनकी मृत्यु जो है 4 अगस्त 1953 में हुई थी? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 7 फरवरी 1955 में हुई थी। ऑप्शन सी 9 जनवरी 1969। ऑप्शन डी 3 जनवरी 1979। बताइए इनकी मृत्यु कब हुई थी? जी बिल्कुल, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी जी की मृत्यु कब हुई थी आपको यहाँ पे बताना है। अब ये आप मान के चलिए कि वो जो जिए थे वो आपके लगभग जिए थे 83 साल के आसपास थे। ठीक है, 83वां साल उनका चल रहा था जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि 83 नहीं, शायद 73 साल के थे। 73 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, 73 साल की उम्र में। अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा जवाब सही हो सकता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3 जनवरी 1979 को उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है मीराबाई का जन्म कब हुआ था? क्या उनका जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या उनका जन्म 1555 में हुआ था? ऑप्शन सी, क्या उनका जन्म 1603 में हुआ था? ऑप्शन डी, क्या उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था? बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और मीराबाई का जन्म पूछा गया है। बस आपको जवाब देना है, बताइए। जी बिल्कुल, बताते रहिए फटाफट। ठीक है, प्रेम प्रेम सब को कहें, कठिन प्रेम की फांस, प्रेम फांस में फंस मरे, सोई जिए सदा ही। ठीक है जी, बिल्कुल बताते रहिए। हाँ, छोटा मोटा आपको यहाँ पे। हाँ, इसका सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त अगर आपको पता होगा तो सही होगा। ए नंबर ऑप्शन 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त? नरसिंह जी का मायरा जो है या किसकी रचना है? क्या ये जो है मीराबाई ने लिखा था, या सूरदास ने लिखा था, या रसखान ने लिखा था, या रहीम ने लिखा था? बताइए, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चारों में से ऑप्शन आपके एक सही है। हाँ, देखिए 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे हो सकते थे। अगर परशुराम जी दिए जाते तो परशुराम जी हो जाते, या फिर मीराबाई हो जाती, तो दोनों में से फिर कन्फ्यूज़न होती। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला वाला ही मीराबाई। ठीक है, ऐसे ही तुक्का लगाया जाता है, यहाँ पे कोई खास उस तरीके से नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, गीत गोविंद की टीका किसने लिखी है? क्या इसे जो है महादेवी वर्मा जी ने लिखी है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, मीराबाई ने लिखी है। ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ऑप्शन डी, रत्नावली ने लिखी है। बताइए किसने लिखी है गीत गोविंद की टीका? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए फटाफट कौन सा जवाब आपका सही होगा। जी बिल्कुल, अगर आपका आ रहा है मीराबाई तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि राम सोरठा के पद किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त? क्या इसे कुंभन दास जी ने लिखा था? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपसे दिया गया है गोविंद स्वामी जी ने लिखा था। ऑप्शन सी नंददास जी ने। ऑप्शन डी मीराबाई ने। बताइए किसने लिखा था? राम सोरठा के पद की रचना किसने की थी? राम सोरठा के पद की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मीराबाई ने जो है किया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, रसखान किस रचना में राधा कृष्ण का संवाद है? रसखान की किस रचना में मेरे प्यारे दोस्त राधा कृष्ण के संवाद के बारे में बताया गया है? आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या उनकी रचना प्रेम वाटिका में देखने को मिलती है, या उनकी रचना जो है मेरे प्यारे दोस्त दान लीला में देखने को मिलती है, या ऑप्शन सी दिया गया है सुजान रसखान में, या फिर ऑप्शन डी अष्टायाम में? मेरे प्यारे दोस्त 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से एक सही होगा। आपको यहाँ पे बताना है कि रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण के संवाद का वर्णन आपको मिलता है। ठीक है,
बताइए। जी बिल्कुल, अगर आपका आ रहा है दान लीला तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न चलते हैं कि मीराबाई के पिता का क्या नाम था, आपको यहाँ पे बताना है। क्या उनके पिताजी का नाम राव दादू जी था मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या उनके पिताजी का नाम राव रत्न सिंह था। ऑप्शन सी, क्या उनके पिताजी का नाम धनराज था। ऑप्शन डी, क्या उनके पिताजी का नाम राजवीर था। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। बताना है कि मीराबाई के पिताजी का क्या नाम था। हाँ, बताते रहिए। जी बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है राव रतन सिंह जी थे, तो जी बिल्कुल सही है, मीराबाई के पिताजी राव रत्न सिंह जी थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है। क्या उनका जन्म स्थान गुजरात में है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उनका राजस्थान में है मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन सी, पंजाब में है। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में है। चारों जगह में से मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है, आपको यहाँ पे बताना है। बताते रहिए। जी बिल्कुल सही जवाब अगर बी नंबर आ रहा है कि उनका जन्म जो है राजस्थान में हुआ था, तो बिल्कुल सही जवाब है। इनके पिताजी का नाम राव रत्न सिंह था। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, तो 1504 ईस्वी में हुआ था। आपको इतनी सारी बातें जो है मीरा जी से संबंधित याद रखनी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मीराबाई के पिता सॉरी पति का क्या नाम था, आपको बताना है। क्या उनके पिता पति का नाम जो है भोजराज था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वज्रराज था मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन सी, धनराज था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चार ऑप्शन आपको दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पे बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बताते रहिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जी बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त भोजराज, तो बिल्कुल सही जवाब है, भोजराज जी ही थे मीराबाई जी के पति, ठीक है। मीराबाई श्री कृष्ण को क्या मानती थी। क्या उनको अपना पति मानती थी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या उनको अपना शिष्य मानती थी। ऑप्शन सी, क्या उनको पुत्र मानती थी। या ऑप्शन डी, क्या उनको पिता मानती थी। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी पूछा नहीं गया होगा कहीं पर भी। बस अगर पूछा गया होगा तो आप लोग चुटकियों में बता देंगे कि मीराबाई उनको अपना पति मानती थी। क्या मानती थी, पति मानती थी। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है मीराबाई के इष्ट देव कौन थे। अब इसमें क्या बताना भैया, मीराबाई के इष्ट देव के बारे में क्या बताना है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर श्री कृष्ण देखते ही। अगला प्रश्न पूछ रहा है रसखान का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्त। क्या उनका जन्म ऑप्शन नंबर ए 1533 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, क्या उनका जन्म 1398 में हुआ था। ऑप्शन सी, उनका जन्म 1498 में हुआ था। ऑप्शन डी, 1503 ईस्वी में हुआ था। आपको यहाँ पे बताना है रसखान का जन्म कब हुआ था, बताना है मेरे प्यारे दोस्त। बताते रहिए। जी बिल्कुल अगर आपका आ रहा है राजखान जी का जो है जन्म मेरे प्यारे दोस्त 1533 ईस्वी में हुआ था, तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इनके मृत्यु के बारे में भी पूछ सकता है, आगे हो सकता है प्रश्न आए। पूछ रहा है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त। प्रेम वाटिका क्या रहीम जी की है। ऑप्शन बी, रसखान जी की है। ऑप्शन सी, तुलसीदास। ऑप्शन डी, नंददास जी की है। बताइए किसकी रचना है प्रेम वाटिका, आपको यहाँ पे बताना है। वही रसखान की बात कर रहे तो रसखान ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी पूछ रहा है कि दान लीला किसकी रचना है, बिल्कुल रसखान जी की है, इसमें कुछ पूछना ही नहीं, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। किसकी है मेरे प्यारे दोस्त, दान लीला जो है आपकी रसखान जी की है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रसखान की मृत्यु कब हुई थी। लीजिए आपका प्रश्न आ गया, कब हुई थी रसखान जी की मृत्यु। उनकी मृत्यु क्या 1868 में हुई थी, प्रश्न ऑप्शन नंबर ए 1618 में हुई थी। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1816 में, या ऑप्शन सी डी 1518 में। चार ऑप्शन आपको दिया गया है। जन्म उनका 1533 में हुआ था, तो क्या 1518 में मरे होंगे, बिल्कुल नहीं भाई। जब 35-33 में जन्म हुआ था तो 18 में कहाँ से मर सकते हैं। ऑप्शन चार आपका वैसे गलत हो गया, ठीक है। अब बचा आपका ऑप्शन सी, ये भी गलत हो जाएगा। 1816, 1500 से 1800, 300 साल थोड़ी ना जिएगा कोई आदमी। ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, इसमें भी 1800। अब बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी रसखान जी की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो पूछ रहा है गोस्वामी तुलसीदास ने मूल गोसाई चरित्र, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ने मूल गोसाई चरित्र के अनुसार मेरे प्यारे दोस्त अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम किसने सुनाया था। बताइए किससे सुनाया था इन्होंने अपना सर्वप्रथम रामचरितमानस, आपको यहाँ पे बताना है। जी ऑप्शन आपको चार दिए गए हैं यहाँ पर, कौन कौन सा दिया गया है, तो चारों ऑप्शन सुन लीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है रहीम को सुनाया था। ऑप्शन बी सूरदास को। ऑप्शन सी रसखान को। ऑप्शन डी नंददास को। किसको उन्होंने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम सुनाया था, आपको यहाँ पे बताना है। जी बिल्कुल
वही रसखान जी को सुनाया था। किसको सुनाया था? रसखान जी को सुनाया था। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका में कितने दोहे हैं आपको यहाँ पे बताना है। क्या उसमें 53 दोहे हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या उसमें 181 दोहे हैं? ऑप्शन सी, क्या उसमें 703? या ऑप्शन डी 17 दोहे हैं? आपको यहाँ पे बताना है प्रेम वाटिका में कुल कितने दोहे हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कितने दोहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 53 दोहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दान लीला के कुल कितने दोहे हैं। दान लीला के कुल कितने दोहे हैं? क्या उसके दोहे 203 हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 181 हैं। ऑप्शन सी 12 हैं। ऑप्शन डी 11 हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि दान लीला में कुल कितने दोहे हैं। जी बिल्कुल, दान लीला में कुल कितने दोहे हैं? तो कुल मिला के 11 दोहे दिए गए हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि रसखान की किस रचना में श्री कृष्ण को प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत की दिनचर्या एवं क्रीड़ाओं का वर्णन मिलता है। बताइए, क्या उनकी रचना प्रेम वाटिका में देखने को मिलती है, या दान लीला में, या सुजान रसखान में, या अष्टाध्याय में? बताइए कहाँ पर जो है आपको रसखान की किस रचना में जो है कृष्ण भगवान जब प्रातः काल से लेकर के जब से जो जगते थे और रात्रि जब तक वो सो नहीं जाते थे, उनकी सारी किरणाओं की जो है आपको यहाँ पे व्याख्या देखने को कहाँ पर मिलती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। फटाफट बताते रहिए कौन सा जवाब आपका सही होगा। बताइए। हाँ सही है, अष्टा अध्यायम में जो है आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे दोस्त चलें। अगले प्रश्न का प्रश्न ही नहीं दिया गया है। ठीक है, केवल ऑप्शन दिया गया है और शायद यहाँ पे हमें लग रहा है कि प्रश्न यही रहा होगा कि रीत काल में सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति किसकी रही है। आपको यहाँ पे बताना है सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति किसकी रही है। क्या अलंकार विवेचन की रही है मेरे प्यारे दोस्त, या फिर छंद विवेचन की रही है, या फिर नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन की रही है, या फिर शब्द भक्ति एवं काव्य गुण दोष की विवेचन रही है। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताते रहिए। जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। क्या उनकी काव्य भाषा अवधी थी? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी खड़ी बोली थी। ऑप्शन सी ब्रजभाषा थी। ऑप्शन डी बुंदेली थी। आपको यहाँ पे बताना है क्या भाषा थी, रीतकालीन कवियों की क्या भाषा थी, काव्य भाषा आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि रीत काल में किस रस की प्रधानता रही मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता दीजिएगा श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। ठीक है, किसकी रही है? श्रृंगार रस की। अब भाषा की बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ब्रज भाषा की प्रधानता जो है यहाँ पर रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, उन्होंने जो है रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है। क्या उन्होंने आचार्य केशवदास को माना है, या फिर मती राय को माना है, मतिरात को माना है मेरे प्यारे दोस्त, या फिर चिंतामणि जी को, या फिर ऑप्शन डी आपका यहाँ दिया गया है बिहारी जी को? किसको माना है बताना है आपको। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा चिंतामणि जी को माना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि रीतकाल का समय था, रीतकाल का समय क्या था। क्या 1050 से लेकर के 1375 विक्रम तक था, या 1700 से 1900 विक्रम संवत तक था, या 1850 से 1900 विक्रम संवत तक था, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में से एक जवाब आपको देना है। जी बिल्कुल, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको जवाब पता होगा, 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक माना जाता है। ठीक है, रीतकाल का जो समय था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि रीतकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है। क्या उसे मिश्र बंधुओं ने कहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या उसे विश्वनाथ मिश्र ने कहा है, या रामचंद्र शुक्ल? ऑप्शन सी या ऑप्शन डी राजकुमार वर्मा ने कहा है। बताइए, रीतकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है। जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, मिश्र बंधु ने कहा है। ऑप्शन आपका जो कोई भी सही हो, आप तुक्का लगाते रहिए। अगर आ रहा है तुक्का लगाइए, नहीं तो आप क्लियर बताइए, अपने मन में ही सोचिए या कमेंट में आते रहिए, बताते रहिए। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि रीतकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, कौन हैं? क्या केशवदास जी हैं? ऑप्शन ए।
ऑप्शन बी देव जी हैं, ऑप्शन सी भूषण जी हैं, ऑप्शन डी बिहारी जी हैं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि किसे माना जाता है। रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी जी को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है आपको यहाँ पे बताना है। फिर से सुन लीजिएगा, दृग उर्जत उर्जत क्या दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत, यह कथन किसका है। क्या यह कथन बिहारी जी का है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तुलसी जी का है, या ऑप्शन सी झांसी, या ऑप्शन डी कबीर जी का है। बताना है आपको यहाँ पे कौन सा जवाब सही होगा आपका। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, बताते रहिए। जी बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहारी जी का है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है बिहारी सतसई किसकी रचना है। क्या भूषण जी की है, ऑप्शन ए, या बिहारी जी की है जो है आपका यहाँ पे बता सकते हैं, या ऑप्शन सी मतीराम जी की है, ऑप्शन डी केशवदास जी की है। आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बिहारी सतसई किसकी रचना है बताना है। बिहारी बिहारी मिला लीजिए, वही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहारी जी। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिहारी सतसई के दोहे हैं। क्या 500 दोहे हैं, 719 दोहे हैं, 718 या 717। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। बताइए कुल कितने दोहे हैं बिहारी सतसई में, कुल कितने दोहे हैं। 719। कितने हैं मेरे प्यारे दोस्त, 719। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। क्या ये ब्रज भाषा का है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खड़ी बोली का है, ऑप्शन सी अवधी का है, ऑप्शन डी भोजपुरी का है। जी बिल्कुल। हाँ, जब बिहारी जी की बात की जाए तो ब्रजभाषा आप बड़े आराम से लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एक कृत से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। रहीम जी हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मतीराम जी हैं, ऑप्शन सी बिहारी जी हैं, ऑप्शन डी देव जी हैं। बताइए रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एक कृति से क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, हिंदी साहित्य में अमर हो गया। जी बिल्कुल सही जवाब है, बिहारी जी रहे हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस किस आलोचक का है। आपको बताना है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष जो है कोई रचना नहीं है, यह किस आलोचक का कथन रहा है, आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये जो है आपका बिटरनिटिज जी ने कहा है, या फिर आपके ग्रियर्सन जी ने कहा है, ग्रियर्सन जी ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या नागेंद्र जी ने कहा है। 4 नाम आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, 4 में से एक सही है, आपको यहाँ पे बताना है। जी बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है, अगर ग्रियर्सन जी तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से अलंकार ग्रंथ लिखने वाले आचार्य नहीं हैं। क्या पद्माकर जी नहीं है, ऑप्शन ए, क्या जसवंत जी नहीं है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भूषण जी, ऑप्शन डी बिहारी जी। आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से अलंकार ग्रंथ लिखने वाले आचार्य नहीं हैं, आपको यहाँ पे बताना है। जी बिल्कुल सही जवाब, बिहारी जी नहीं थे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद के विषय में यह उक्त किस आलोचक की है। ठीक है। घनानंद के विषय में एक आलोचक ने कहा था कि जैसा भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था मेरे प्यारे दोस्त, वैसा किसी कवि का नहीं था। यह किसने कहा था। क्या इसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, या मोहनलाल गौड़ ने कहा था, या डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपको यहाँ पे बताना है। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी है। क्या इसे जो है कवि कृष्ण कवि ने लिखी है। ऑप्शन बी पूछ रहा है कि सुरति मिश्र ने लिखी है, ऑप्शन सी रत्नाकर, ऑप्शन डी भगवान दीन ने लिखी है। बताइए किसने लिखी है। जी बिल्कुल सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा बताइए। बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी है। जी सही जवाब सूरत मिश्र जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछ रहा है जे तो नीचे हुए चले तो ऊंचा हुए, यह पंक्ति किसकी है मेरे प्यारे दोस्त। क्या यह बिहारी जी की है, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी ठाकुर जी की है। बताइए किसकी है,
किसकी पंक्ति है आपको यहाँ पर बताना है। यह पंक्ति किसकी है आपको यहाँ पर बताना है। जे तो नीचा होए चले ते ऊंचा होए, यह पंक्ति किसकी है। सही जवाब आपका हो जाएगा बिहारी जी की है। किसकी है मेरे प्यारे दोस्त, बिहारी जी के है। अगला प्रश्न पूछ रहा है बिहारी और देव कृत्य के रचयिता कौन है। क्या इसके रचयिता लाला भगवान दीन है, या ऑप्शन बी कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। आपको यहाँ पे बताना है जी कौन सा जवाब आपका सही होगा। बिहारी और देव कृत्य के रचयिता कौन है। हाँ सही जवाब अगर आपका आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन ए, क्या नाम है, लाला भगवान दीन जो हैं ये आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है देव और बिहारी किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त। क्या पूछ रहा है, देव और बिहारी किसकी रचना है। अभी आपने बिहारी और देव देखी थी, अब देव और बिहारी के बारे में बताइए। क्या इसे डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है, या कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा था मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ये तो वही प्रश्न हुआ, चाहे देव बिहारी का हो चाहे बिहारी देव का हो। नहीं 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 नहीं, देव बिहारी जो है देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी थी, और बिहारी और देव लाला भगवान दीन ने लिखी थी। हाँ तो इसका लाला भगवान नहीं तो इसका कृष्ण बिहारी मिश्र हो जाएगा जी, सही है प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्या अंबिका दत्त व्यास जी हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मिश्र बंधु हैं, ऑप्शन सी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ऑप्शन डी लल्लू यादव जी, लल्लू यादव कह रहे हैं, लल्लू लाल जी हैं। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा जवाब होगा। क्या अंबिका दत्त व्यास सही है, या मिश्र बंधु सही है, या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सही है, या लल्लू लाल जी सही है। बताइए कौन सा सही होगा, बताइए लल्लू लाल कौन सा सही होगा। जी सही जवाब आपका हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास जी। कौन हो जाएगा, अंबिका दत्त व्यास जी। अगला प्रश्न पूछ रहा है बिहारी के वग्वित भूति किसकी रचना है। ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त बिहारी की वाग्वित वाग्वी भूति किसकी, वाग विभूति किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पे बताना है। क्या ये जो है विश्वनाथ मिश्र जी की है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र जी की है, ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र की है, ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास की है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे बताना है बिहारी की वाग विभूति किसकी रचना है। जी सही जवाब आपका हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। कौन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की बिहारी का जन्म कब हुआ था। बिहारी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्त। क्या उनका जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या 1660 में हुआ था, ऑप्शन सी क्या 1555 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1663 ईस्वी। बताते रहिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बताइए। अगला प्रश्न पूछ रहा है बिहारी सतसई के कितने दोहे हैं। हाँ हाँ, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1603 ईस्वी में बिहारी जी का जन्म हुआ था। बिहारी सतसई के कितने दोहे हैं, क्या उसके 100 दोहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 750। आपको यहाँ पे बताना है कितने दोहे हैं। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं आपको वहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए बताते रहिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी सर 700 दोहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। कितने दोहे हैं, 700 दोहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है। वही प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। सही जवाब आपका हो जाएगा घनानंद जी के बारे में। दो प्रश्न एक ही जैसा था, बस थोड़ा घुमा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। बताइए, इनमें से किस कवि की ना प्रेमिका का नाम सुजान था। क्या रसखान की प्रेमिका का नाम सुजान था, या घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, बिहारी की प्रेमिका का नाम, या आलम की प्रेमिका का नाम। वैसे अगर आपने पढ़ रखा होगा तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये, जो है आप सभी को पता भी होगा कि ये जो है घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। किसका था, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो पूछ रहा है घनानंद की कृति किस भाषा में है।
क्या उनकी भाषा जो है अवधी रही है, या खड़ी बोली, या ब्रज, या मैथिली? आपको यहाँ पे बताना है। घनानंद की कृति किस भाषा में है मेरे प्यारे दोस्त? बताते रहिए फटाफट। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन सी मैथिली। जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि लोग हैं लाग कबित्व बनावत, लोग हैं लाग कबित्व बनावत, मोही तो मेरे कबित्व बनावत, यह किस कवि की पंक्ति है? आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्या ये घनानंद जी की है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द्विज देव की है, ऑप्शन सी आलम की है, ऑप्शन सी डी ठाकुर की है। आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। लोग हैं लाग कबित्व बनावत, मोहित तो मेरे कबित्व बनावत, यह किसकी पंक्ति है? जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए घनानंद जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अति सूधो स्नेह को मारक, क्या अति सूधो स्नेह को मारक, जहां नेकु समानप समानप बांक नहीं, पंक्ति के लेखक कौन है? क्या केशवदास जी हैं, देव जी हैं, घनानंद जी हैं, या बिहारी जी हैं? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। बताइए, अति सूधो स्नेह कुमारक, जहां नेकु समानप बाक नहीं, किसकी रचना है? या कि इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा घनानंद जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, लीजिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रावरे रे रूप की रोती, अनूप नयो नयो लागत, ज्यो ज्यो निहारिये। क्या रावरे रूप की रोती, अनूप नयो नयो लागत, ज्यो ज्यो निहारिये? इस पंक्ति के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्त? कवि कौन है बताना है। क्या घनानंद जी ने लिखा है, क्या रहीम जी ने लिखा है, भूषण जी ने, या मतीराम जी ने? कौन सा जवाब आपका सही होगा? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, बताना है। फटाफट बताते रहिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? घनानंद जी। कौन थे? घनानंद जी। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तसवार की थार व धनो है धावनो है, यह प्रेम के पंथ कराल महा तस्वीर की थार व धावनो है, यह पंक्ति किस कवि की है? क्या घनानंद जी की है, बोधा जी की है, आलम जी की है, ठाकुर जी की है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बताना है किसकी पंक्ति है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तस्वीर की थार व धावनो है, आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताते रहिए फटाफट 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 फटाफट, किसकी रचना है? हाँ वही सही हो जाएगा आपका, हर बार जो सही होता है घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है प्रेम का प्रवीण एवं धीर पथिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे कहा है? प्रेम का प्रवीण एवं धीर पथिक नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे पुकारा है? क्या घनानंद जी को पुकारा है, या फिर बिहारी जी को पुकारा है? ऑप्शन सी रीत मुक्त कवियों को, या रीतबद्ध कवियों को? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया, बताना है। जी बिल्कुल, किसको पुकारा है? तो घनानंद जी को पुकारा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सुजान सागर बिरह लीला, सुजान सागर बिरह लीला तथा कोक सागर किसकी रचनाएं हैं? आपको यहाँ पे बताना है। क्या ये बोधा जी की रचनाएं हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आलम की हैं, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी घनानंद जी की हैं? बताइए किसकी रचना है? सुजान सागर बिरह लीला एवं कोक सागर किसकी रचनाएं हैं? बताते रहिए। जी बिल्कुल सही जवाब घनानंद जी की हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि केलवल्ली, क्या रस केलवल्ली तथा कृपाकंद किसकी रचना है? क्या ये घनानंद जी की है? ऑप्शन बी ठाकुर, ऑप्शन सी लाल कवि, ऑप्शन डी बैताल जी की है? बताइए किसकी रचना है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए घनानंद जी की रचना है। ठीक है, ये आप इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। शायद ये आपका आज आखिरी पेज होगा। हाँ आखिरी पेज है, 14 नंबर पेज है, इसमें कुछ प्रश्न है। ठीक है,
लगभग 5-7 प्रश्न हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा है। पूछ रहा है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्त। क्या उनका जन्म ऑप्शन ए दिया गया है 1609 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी दिया गया है 1503 में, ऑप्शन सी 1555 ईस्वी और ऑप्शन डी 1603 ईस्वी। बताइए घनानंद जी का जन्म कब हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1609 ईस्वी। कब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1609 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। घनानंद जी की मृत्यु कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्त। क्या उनकी जन्म मृत्यु जो है 1585 ईस्वी में हुई थी, या फिर 1665 ईस्वी में हुई थी, या 1739 में, या 1753 में। बताइए। देखिए वैसे भी आपने देखा कि 1609 में उनकी जन्म हुआ था, 1585 में मृत्यु तो हो नहीं सकती है, और 1665 मतलब काफ़ी कम ही उम्र रही ना इस तरीके से अगर देखा जाए तो। लगभग यही 55-56 साल आ रहा है यहाँ पे, तो इतने में मरे नहीं थे। और 1753 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सही हो जाएगा आपका 1739 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछ रहा है घनानंद किस जाति के थे। क्या वे ब्राह्मण थे, या फिर मेरे प्यारे दोस्त वे क्षत्रिय थे। ठीक है, क्या थे, क्या वे क्षत्रिय थे, या वे वैश्य थे, या वे कायस्थ थे। बताइए कौन से जाति के थे। जी बिल्कुल, घनानंद जी जो थे वो कौन से जाति के थे, वो कायस्थ थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सुजान किसकी प्रेमिका थी। वही प्रश्न फिर से पूछ लिया, इसका जवाब आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है जी घनानंद जी की थी। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में था। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये जो है साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में से एक है। यह किसके लिए कहा था, क्या इसे जो है घनानंद जी के लिए कहा था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिहारी जी के लिए, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी सेनापति। बताइए किसके लिए कहा गया था। सही जवाब आपका हो जाएगा घनानंद जी के लिए कहा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि इनकी अधिकांश कविता मुक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी। मतलब बता रहे हैं कि इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो अधिकतर जो है मुक्ति भाव के कोटि में नहीं आएंगी, श्रृंगार की ही कही जाएंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके संबंध में कहा है। किसके संबंध में कहा है, क्या घनानंद के संबंध में कहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आलम के, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी लाल कवि। बताइए किसके संबंध में कहा है। जी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, घनानंद के संबंध में कहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिहारी सतसई का टीका 1/28 और 1733 ईस्वी के मध्य किसने लिखी थी, किसने लिखी। बताइए ऑप्शन ए मिश्र बंधु ने, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, ऑप्शन सी कृष्ण कवि ने, या इनमें से किसी ने नहीं लिखी। बताइए किसने लिखी है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जी बिल्कुल सही जवाब, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कृष्ण कवि ने तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पंडित परमानंद व्यास ने बिहारी के दोहे का अनुवाद किस नाम से किया। आर्या शताब्दी के नाम से किया मेरे प्यारे आर्या स- सप्ता सप्तसती के नाम से किया, आर्या सप्तसती के नाम से किया, या फिर गाथा सप्तसती, या श्रृंगार सप्तसती, या दुर्गा सप्तसती के नाम से किया। पंडित परमानंद व्यास ने बिहारी के दोहे का अनुवाद किसमें किया था। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार सप्तशती के नाम से किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा यहाँ पर क्लियर होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।